क्या दोस्तों मोटापा होना हमारे लिए एक अच्छी बात है? और हमारे शरीर का मोटापा कैसे बढ़ती है? हम कौन कौन से फूड्स खाने में यूज करते हैं जिससे हमारे शरीर में फैट जमना स्टार्ट हो जाता है? एक और क्वेश्चन है, हमारे शरीर में फैट बढ़ने के बाद कौन कौन सी बीमारियां होना स्टार्ट होती है? इससे हमारे शरीर को कितनी नुकसान होती है? दोस्तों आज हम इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर पर बात करेंगे। जो आजकल हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आम बन गई है। मोटापा न सिर्फ हमारे शारीरिक बनावट को प्रभावित करती है बल्कि ये हमारे सेहत, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डालती है। इस वीडियो में हम मोटापा बढ़ने पर इफ़ेक्ट, मोटापा कौन सी फूड्स के कारण फैलता है और फैट शरीर पर कौन सी बीमारियां लाती है। मोटापा तब होता है जब आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। इसे मापने का सबसे आसान तरीका है बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, मोटापा आपके स्वास्थ्य को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में फैट बढ़ने से कई बीमारियां सामने आती हैं, जिसमें पहला नंबर पे है मोटापे से दिल की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों होती है? तो आंसर है, ये पेट के आसपास जमा चर्बी आपके दिल पर दबाव डालती है। दूसरा है डायबिटीज़। मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बेकाबू हो जाता है। और तीसरा है जोड़ों का दर्द। ज़्यादा वजन से आपके घुटनों और कमर पर बोझ पड़ता है जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा नींद में सांस रुकना, लीवर में चर्बी जमा होना और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सच सुना, मोटापा कई तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। लेकिन दोस्तों मोटापा सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके दिमाग को भी प्रभावित करता है। मोटापे की वजह से लोग अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। समाज में मोटे लोगों को जज किया जाता है जिससे आत्मविश्वास कम होता है और ये सब आपके रिश्तों, कैरियर और सामाजिक जीवन पर भी असर डालता है। अब सवाल ये है कि हम मोटे क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। आजकल हम जो खा रहे हैं वो कैलोरी से भरा होता है लेकिन पोषण में खोखला। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से खाने हमें मोटा बनाते हैं। पहला नंबर पे आता है शुगर से भरा ड्रिंक्स, यानी कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज जूस। ये सब दोस्तों कैलोरी देते हैं। एक 500 ml की कोल्ड ड्रिंक में 250 से लेकर 300 कैलोरी होती है और इसमें एक अद्भुत बात यह है कि इसमें आपको पेट भरा हुआ महसूस भी नहीं कराती। दूसरा है जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, समोसे, पकौड़े। ये सब तेल और कैलोरी से भरे होते हैं। और तीसरा है रिफाइंड कार्ब्स जैसे सफ़ेद ब्रेड, मैदा से बनी चीज़ें और वाइट राइस। ये सब आपके ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं जिससे भूख जल्दी लगती है। और फिर चौथा है प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और रेडी टू ईट खाना। ये सब आपको मोटा बनाने में माहिर करता है दोस्तों। तो अब आगे सवाल निकलता है कि ये सब चीज़ की आदत हो जाए तो फिर इसे छोड़ने के लिए हम क्या करें? तो दोस्तों इन खानों को पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है लेकिन इन्हें कम किया जा सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी, नींबू पानी या हर्बल टी पिए। मैदा की जगह होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस, क्विनोआ या फिर होल व्हीट रोटी खाएं। तले हुए खाने की जगह आप ग्रिल्ड या ब्रेड खाना चुनें। और सबसे ज़रूरी, फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर खाना जैसे दाल, चिकन या मछली अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों मोटापा कोई छोटी समस्या नहीं है, ये एक महामारी है जो धीरे धीरे हमें और हमारे शरीर को खोखला कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है और वो है हमारे सही खान पान और नियम के साथ एक्सरसाइज और जागरूकता से हम अपने स्वास्थ्य को वापस पटरी पर ला सकते हैं। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीना शुरू करें या रोज़ 15 मिनट टहलें, क्योंकि दोस्तों छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को दोहराता हूँ, मोटापा सेल्फ रिस्पेक्ट को कमज़ोर कर देता है
और साथ ही साथ सामाजिक भेदभाव के कारण अवसाद और चिंता को बढ़ा देता है। मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक दबाव तनाव का कारण बन जाते हैं। कभी कभी तो लोग अपनी शारीरिक बनावट से असंतुष्ट हो जाते हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी आती है। दोस्तों, मोटापे से संबंधित बीमारियों के इलाज में काफ़ी खर्च हो जाता है, जैसे दवाई, सर्जरी और कुछ मेडिकल जांच। मोटापा नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिससे थकान और सुस्ती बढ़ती है। मोटापे के कारण त्वचा में खिंचाव के निशान और त्वचा की सिलवटों में इन्फेक्शन हो जाते हैं। मोटापा गंभीर बीमारियों का कारण बनकर जीवन काल को भी कम कर देता है। दोस्तों, और भी बहुत से खान पान है जिससे हमारे शरीर को मोटा कर देती है, जैसे केक, कुकीज़, चॉकलेट, मिठाई और आइसक्रीम। ये सब चीज़ों में चीनी की वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर नाश्ता की बात की जाए तो हम कभी कभी चिप्स, नमकीन और पैकेज स्नैक्स को खाते हैं। इन सब चीज़ में चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमें जल्दी जल्दी भूख लगना स्टार्ट होता है। हम तेल में तले हुए खाना का भी भोजन करते हैं। ये सब ट्रांस फैट और कैलोरी से भरपूर होते हैं। बार बार तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से वजन तेज़ी से बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं बस अपने तरफ से कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें पहला सजेशन ये है कि अपने दैनिक कैलोरी की आवश्यकता को समझें और उसी के अनुसार खाएं। दूसरा ये है कि नियमित एक्सरसाइज जैसे पैदल चलना या जिम, ये सब हमारे शरीर का वज़न कम करने में मदद करता है। तीसरा है पानी पीने से भूख को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और चौथा, अच्छी नींद और त्वचा कम करने से हार्मोन संतुलित रहते हैं, जो मोटापे को रोकने में मदद करता है। और मेरा ये लास्ट सजेशन है कि घर का बना खाना खाएं और पैकेज फूड को कम करें। दोस्तों, इसके बाद मैं एक और टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, जिससे आजकल के दौर में वो बीमारी आम हो गई है, जिससे उस बीमारी की वजह से ज़्यादातर मौतें होती हैं। दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहूँगा। क्वेश्चन यह है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आखिर क्यों इतनी आम बीमारी बन गई है। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जिसे हृदय रोग या सीवीडी भी कहा जाता है, दिल और ब्लड वेसल से जुड़ी बीमारियों का एक ग्रुप है। यह दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। सरल शब्दों में सीवीडी तब होता है जब दिल की मसल्स, वॉल्स या ब्लड वेसल में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। दोस्तों, यह सिर्फ दिल तक सीमित नहीं है, यह ब्रेन, लेग या दूसरे पार्ट्स को भी प्रभावित कर सकता है। सीवीडी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण देर से दिखते हैं। अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 90% तक केस इसकी प्रिवेंटेबल है स्वस्थ लाइफस्टाइल से। दोस्तों, सीवीडी कई प्रकार की होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, हार्ट फेलर, एरिथमिया, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, कार्डियोमियोपैथी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ और आखिरी में वल्वुलर हार्ट डिजीज़। दोस्तों, मैंने आपके सामने जितना भी बीमारियों के नाम लिया, ये सब सीवीडी के टाइप्स हैं। जैसे नंबर 1 पे है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे शॉर्ट में CAD नाम से जानते हैं। ये एक सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है हमारे लाइफ में, जहाँ दिल के आर्टरी में प्लग जमा हो जाता है और फिर ब्लड फ्लो होना कम हो जाती है। दोस्तों, ये हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। और नंबर 2 में है स्ट्रोक। ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक या फिर फट जाती है, जिससे ब्लड डैमेज होता है। दोस्तों, याद रखना, ये सीवीडी का दूसरा बड़ा प्रकार है। और नंबर 3 में है हार्ट फेलर। इसमें दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता, जिससे बॉडी को पर्याप्त ब्लड नहीं मिलता। इसका कारण है हाई ब्लड प्रेशर या फिर पिछले हार्ट अटैक। नंबर 4 में है एरिथमिया। इसमें दिल की बीट असामान्य हो जाती है या फिर बहुत तेज़ या धीमी बीट होने में खतरा होता है। यह फ्लटरिंग, फीलिंग या बेहोशी का कारण बन सकता है। दोस्तों, नंबर 5 में है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। इसमें जन्म से मौजूद दिल की समस्याएं, जैसे हार्ट में होल या फिर वोल्व होने का खतरा होता है।
नंबर 6 में है कार्डियोमियोपैथी। इसमें दिल की मसल्स कमज़ोर या मोटी हो जाती है जिससे पंपिंग प्रभावित होता है। नंबर 7 पे है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। इस डिजीज़ में लेग्स या फिर आर्म्स की आर्टरी नैरो हो जाती है और चलते समय दर्द होता है। नंबर 8 पे है ह्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से वॉल्व डैमेज होता है, खासकर बाहर के देशों में। और नंबर 9 में है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। इस बीमारी में दिल के वॉल्व्स लीक या नैरो हो जाते हैं, ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। ये सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, जैसे CAD से हार्ट फेलियर हो सकता है। दोस्तों ये सब तो जान गए, लेकिन इसके बाद देखेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। तो CVD के मुख्य कारण एथेरोस्क्लेरोसिस है। आर्टरीज में फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य सब्सटेंस जमा होकर प्लग बनाते हैं जो ब्लड वेसल्स को नैरो या ब्लॉक कर देता है। दोस्तों इसका कुछ मुख्य मेजर है, जैसे पहला है मॉडिफिएबल और दूसरा नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल में यह है कि स्मोकिंग या फिर टोबैको यूज़ करना, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सेसिव एल्कोहल, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज़। नॉन मॉडिफिएबल में है एज, यानी उम्र बढ़ने पर रिस्क बढ़ता है, खासकर 55 साल से प्लस पुरुषों और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में। जेनेटिक और फिर सेक्स में, यानी पुरुषों में ज़्यादा रिस्क, लेकिन महिलाओं में भी पोस्ट मेनोपॉज बढ़ता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेस, पुअर डेंटल हेल्थ, एयर पोल्यूशन, अनकंट्रोल स्लीप एनपीरिया। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति स्मोक करता है और डायबिटीज़ है तो रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये मेनोपॉज क्या है। तो मेनोपॉज को हिंदी में हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ये मानसिक धर्म की अस्थायी समाप्ति है और यह एक महिला के प्रजनन वर्षों के अंत का प्रतीक है, जो आमतौर पर 45 और 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से हो सकता है या चिकित्सा कारणों से प्रेरित हो सकते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से इसे लगातार 12 महीनों तक मानसिक धर्म न आने के रूप में परिभाषित किया जाता है। रजोनिवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि अंडाशय जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं, धीरे धीरे अंडे जारी करना बंद कर देते हैं और हार्मोन उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है, जो प्रजनन क्षमता में अंत का संकेत है। दोस्तों अब आते हैं टॉपिक पे। WHO के अनुसार अनहेल्दी डाइट और इनएक्टिविटी से 80% हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं। दोस्तों इसका कुछ सिम्टम्स है, जैसे छाती में दर्द या प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आर्म्स या फिर बैक में दर्द, नोसी, स्वेटिंग, डिजीनेस। एक बात और दोस्तों, ये चीज़ महिलाओं में ज़्यादा ब्रेथलेसनेस या बैक पेन देखने को मिलता है। अगर स्ट्रोक में सिम्टम्स की बात की जाए तो चेहरे या लेग में अचानक वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। यह स्पीच प्रॉब्लम, विजन लॉस, सेवर हेडेज, लॉस ऑफ बैलेंस। दोस्तों ये सब सिम्टम्स स्ट्रोक में देखने को मिलता है। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर कुछ हिस्ट्री, फिजिकल एग्ज़ाम और टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, ECG जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके बाद इकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट, एंजियोग्राफी और CT स्कैन या MRI। दोस्तों इसका कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं और दिए गए हैं, जैसे इसका कुछ रूटीन है, मेडिसिन्स है, रिहेबिलिटेशन और प्रोसीड्योर है। दोस्तों पूरी दुनिया में हर साल 17.9 मिलियन मौतें CVD के कारण होती है। 85% मौतें हार्ट अटैक या स्ट्रोक से हो रहे हैं। दोस्तों ये 70 साल से कम उम्र के लोगों को हो रही है। US में हर 5 मौतों में CVD कारण बनता है। लो इनकम कंट्री में 80% CVD के कारण मौतें होती है, क्योंकि उन देशों में ट्रीटमेंट एक्सेस कम होती है। कोविड-19 के समय में CVD बहुत रिस्क बढ़ाया, क्योंकि इन्फेक्शन दिल प्रभावित करता है। दोस्तों CVD एक बड़ी बीमारी है, लेकिन इसे रोका भी जा सकता है। दोस्तों इसे रोकने के लिए हेल्दी हैबिट्स अपनाना होगा, जैसे डाइट, एक्सरसाइज और साथ ही साथ चेकअप। अगर लक्षण दिखे तो इग्नोर ना करें। दोस्तों मेरी वीडियोस में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है,
लेकिन उम्मीद है मेरी बातों को आप समझे होंगे। धन्यवाद।